नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा जो है आज से पूरा का पूरा नया सीरीज शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम बात करेंगे मंथली करंट अफेयर्स की क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। यह पूरा का पूरा टेस्ट जो है यह दृष्टि आईएएस से लिया गया है, यानी कि जो दृष्टि आईएएस का मंथली करंट होता है उसी से यह पूरा का पूरा क्विज बनाया गया है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। और फिलहाल अपने इस डिस्कशन या फिर आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अगस्त के महीने के करंट अफेयर्स की पार्ट 1 के माध्यम से। पार्ट 1 को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कुल टोटल इसमें 60 प्रश्न है। 30 प्रश्नों का 2 पार्ट करके हम डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि बर्डन भी ना हो ज़्यादा से ज़्यादा और आसानी से पूरी की पूरी चीज़ को कंप्लीट करवाया जा सके या फिर किया जा सके। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। निश्चित तौर पर कुछ थोड़ा विलम्ब हुआ है। आप लोगों से बोला गया था कि 20 तारीख से ही सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज़ के कारण जो है चीज़ें टाइम पर शुरू नहीं कर पाया मैं, उसके लिए सॉरी आप लोगों से। लेकिन फ़िलहाल अब जो है धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को कंटिन्यू कर देंगे, फिर चाहे वह एडिटोरियल हो या फिर हिस्ट्री हो अथवा अन्य चीज़ें हों, वह सब चीज़ें धीरे धीरे करके शुरू कर दी जाएंगी। फ़िलहाल आज यहाँ से शुरू कर रहे हैं, करंट क्विज से शुरू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और शुरुआत करते हैं, अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले जो मित्र नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को दबाना मत भूलिएगा। तो बोलना पड़ता है, क्या करें। देखिए, पहला प्रश्न चूंकि सुमेलित करवाने वाला है तो इन्हें आपको ही पढ़ना रहता है। वीडियो को पॉज करिए और अपना सही आंसर यहाँ पर टिक कर दीजिए। चलिए, अब तक आपने वीडियो पॉज करके अपना सही आंसर यहाँ पर टिक कर दिया होगा। देखिए, जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि ऐसे प्रश्नों को मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि ऐसे ना यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। लेकिन जब यहाँ पर कोई आपको पढ़ करके बताएगा कि हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आपको बताया जा रहा है कि यह इनसे संबंधित है, यह इनसे संबंधित है और यह इनसे संबंधित है। इस कारण से आप जो है अपना आंसर टिक करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आंसर तो पूछ रहा है कि बताओ भैया कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ का सही आंसर आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला और दूसरा कथन, दूसरा जो वह बिल्कुल सही सुमेलित है और तीसरा नहीं। क्यों नहीं है, देखिए बात कर लेते हैं धीरे धीरे और बारी बारी से सबके बारे में। तो देखिए, हेक्टर मुनरो ने जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व बक्सर के युद्ध में किया था। बक्सर का युद्ध जो कि हुआ था अक्टूबर 1764 में, एक संयुक्त सेना थी। किसकी संयुक्त सेना थी यह संयुक्त सेना थी 3 लोगों की। कौन कौन से थे? मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और साथ ही साथ जो मुग़ल सम्राट थे उस समय शाह आलम द्वितीय। इनकी संयुक्त सेना और अंग्रेज़ों के मध्य युद्ध हुआ था। शाह आलम है, ठीक है, शाह आलम सेकेंड। देखिए, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और जो है मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना का युद्ध हुआ था अक्टूबर 1764 में बक्सर नामक स्थान पर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना से। परिणाम, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना इसमें जीत गई थी। ठीक है, इसी के बाद ही वह इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई थी, जिसके बारे में हम लोग आराम से हिस्ट्री में बात करेंगे। यहाँ पर बस इतना जानते रहिए। ठीक है, और दूसरा बात कर लेते हैं लॉर्ड हेस्टिंग और आंग्ल नेपाल युद्ध की। कब हुआ था यह आंग्ल नेपाल युद्ध? 1814 से 16 के मध्य हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध। और उस समय जो है भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग, और इस आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति हुई थी सुगौली की संधि से। सुगौली की संधि कब होगी? देखिए, 1816 में जब युद्ध समाप्त होगा तभी ना संधि होगी, या फिर संधि के माध्यम से ही तो युद्ध समाप्त होगा, है कि नहीं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए, आंग्ल नेपाल युद्ध को एक अन्य नाम गोरखा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, गोरखा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है आंग्ल नेपाल युद्ध को। एक परिणाम यह भी हुआ था इस युद्ध का कि इसके बाद ही अंग्रेजी सेना में जो है गोरखाओं की भर्ती भी की जाने लगी थी। ठीक है, अंग्रेजी सेना यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसमें। ठीक है, वहीं अगर बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सुमेलित नहीं है, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग ही उस समय गवर्नर जनरल थे जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। कब हुआ था यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध? यह हुआ था आपका 1817 से 1818 के मध्य। ठीक है, किसके किसके मध्य हुआ था? अंग्रेजी सेना और मराठाओं का नेतृत्व कर रहे थे पेशवा जो थे उस समय मराठाओं के, बाजीराव द्वितीय जी। कौन था? बाजीराव द्वितीय। यह जो है लगातार कोरेगांव और किरकी या फिर खिड़की, ठीक है, गोरेगांव आप
स्पष्ट रूप से समझ ही रहे होंगे, गोरेगांव। और किरकी अथवा किरकी, ठीक है, किरकी अथवा खिड़की। लगातार यहाँ पर इन दोनों युद्धों में जब पेशवा बाजीराव द्वितीय पराजित हो गए तो इन्होंने अंततोगत्वा फरवरी 1818 में अंग्रेजी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था और इसी के साथ युद्ध समाप्त हो गया था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हाल ही में समाचारों में रहा डिडियामो कार्पस सीनो इंडस है ए नम चट्टानों पर उगने वाला पौधा, बी लाइकेन की एक प्रजाति, सी एक संक्रमणीय बीमारी, या डी सूक्ष्म जीवाणुओं का एक समूह। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नम चट्टानों पर उगने वाला पौधा। इसे जो है ना सिंपल आप याद कर सकते हैं, स्टोन फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्टोन का मतलब आप लोगों को पता ही है, स्टोन फ्लावर है। ठीक है, स्टोन फ्लावर। ठीक है, देखिए स्टोन आप लोग जानते हैं पत्थर, फ्लावर यानी कि फूल। ठीक है, स्टोन फ्लावर के नाम से भी जानते हैं डिडियामो कार्पस को। ठीक है, डिडियामो कार्पस की बात मैंने की, डिडियामो कार्पस सीनो इंडस की बात नहीं की। देखिए यह प्रजाति जो है, यह डिडियामो कार्पस जो है ना, यह एक प्रजाति का नाम है और यह प्रजाति यानी इस प्रजाति के पौधे जो है यह मुख्यतः दक्षिण एशिया में ही मिलते हैं और दक्षिण एशिया के भी वर्षा वनों में इनकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। प्रचुर मात्रा कहने का मतलब यह नहीं कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। मुख्यतः देखिए चीन में इनकी 34 प्रजातियां ज्ञात हैं। चीन में इस डिडियामो कार्पस समूह की 34 प्रकार या 34 प्रजातियों के बारे में जानकारी है। वहीं भारत के अगर पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जो है लगभग 25 प्रकार के या 25 प्रजातियाँ पाई जाती हैं डिडियामो कार्पस की। हाल ही में अब बात कर लेते हैं सीनो इंडस की। ठीक है, हाल ही में सीनो इंडिकस नाम क्यों रखा गया था, तो देखिए चीन और भारत में जो है यह एक नई प्रजाति मिली जिसे भारतीय और चीनी वैज्ञानिकों ने मिलकर के खोजा था और यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में और चीन के यूनान प्रांत में मिली हुई एक नई प्रजाति है डिडियामो कार्पस की। ठीक है, चीन के यूनान प्रांत में, ठीक, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र और चीन के यूनान प्रांत में यह नई प्रजाति मिली है डिडियामो कार्पस की जिसका नाम है सीनो इंडिकस। ठीक है, वहीं एक अन्य तथ्य भी यहाँ आ जाता है। देखिए डिडियामो कार्पस एक अन्य प्रजाति है इसकी भूटानिकस। ठीक है, क्या नाम है इसका, डिडियामो कार्पस भूटानिकस। ठीक है, यह जो है स्थानिक रूप से पाई जाती थी केवल और केवल भूटान में। ठीक है, लेकिन हाल ही में जो है सिक्किम में पहली बार इस प्रजाति को खोजा गया है। ठीक है, किसके द्वारा खोजा गया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, पहले यह सिर्फ और सिर्फ भूटान में मिलती थी स्थानिक रूप से, लेकिन हाल ही में सिक्किम में इसको खोजा गया है। कब, फरवरी 2020 में। ठीक है, फरवरी 1818 में किसने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण किया था, बिल्कुल ठीक, बाजीराव द्वितीय ने। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत एक सांविधिक निकाय या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है। दूसरा, यह भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तीसरा कथन है कि यह वर्ष 2017 में KVIC ने शहद मिशन या हनी मिशन की शुरुआत की थी। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन है आपके पास, ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 3 के तीनों ही कथन सही है। देखिए अधिनियम के माध्यम से बनाया गया था 1956 में KVIC को। कौन सा वह अधिनियम था, तो अधिनियम था खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956। चूँकि यह अधिनियम के माध्यम से गठित एक संस्था है, इसलिए यह एक सांविधिक निकाय या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है, न कि संवैधानिक संस्था। ठीक है, आपको पता है कि जिन भी संस्थाओं का गठन संसद द्वारा किसी अधिनियम या विधि के माध्यम से बनाया जाता है उन्हें सांविधिक संस्था या फिर सांविधिक निकाय कहते हैं, और जिन संस्थाओं के बारे में संविधान में स्पष्टतया उल्लेख कर दिया जाता है उन्हें संवैधानिक संस्था बोलते हैं। जैसे कि हमारा वित्त आयोग हो गया। कभी भी कन्फ्यूजन हो तो आप वित्त आयोग से एग्जाम्पल लेकर के कह सकते हैं या फिर बता सकते हैं अथवा समझ भी सकते हैं। ठीक है, यह संस्था जो है MSME मंत्रालय के तहत कार्य करती है या फिर
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। और हाल ही में, यानी कि हाल ही में तो नहीं, 3 साल हो गए जब KVIC ने हनी मिशन की शुरुआत की थी। उद्देश्य क्या था? क्या मधुमक्खी पालना? नहीं, मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षित करना, जिससे कि मधुमक्खी पालन में बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, शहद बनाना नहीं, मधुमक्खी पालन को या मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षित किया जाता है इस मिशन के माध्यम से। ठीक, चलिए आगे देखते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आसान प्रश्न है, यहाँ बिल्कुल आसानी से आप जवाब दे जाएंगे। बताइए, निम्नलिखित मूल अधिकारों पर आपको विचार करने को कहा जा रहा है। पहला है विधि के समक्ष समता, दूसरा अस्पृश्यता का अंत, तीसरा भाषण की स्वतंत्रता और चौथा उपाधियों का अंत। आपको बताना है कि उपर्युक्त जो मूल अधिकार हैं उनमें कौन से समानता के अधिकार में शामिल हैं। ऑप्शन है आपके पास: ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 2 और 3 या डी 1, 2, 3 और 4। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4। ठीक है, देखिए समानता के अधिकारों की बात की गई है आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक। ठीक है, कौन कौन से अधिकार अब आ जाएंगे समानता के अधिकार में? तो देखिए, विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 और बीच में बचता है अनुच्छेद 15 और 16। 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद का निषेध। और वहीं आर्टिकल 16 में क्या है? तो इसमें बताया गया है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता। ठीक, बात करते हैं इसकी भाषण की स्वतंत्रता। इसके संबंध में आप स्वतंत्रता के अधिकारों में देखेंगे तो आर्टिकल नंबर 19A में आपको मिल जाएगा भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलिए चलते हैं। थोड़ा लाइक करते चला करिए आप लोग। चलिए यहाँ बताइए, पूछा जा रहा है कि हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा में इनका, देखिए यह प्रश्न ना एक शख्स के बारे में है, उनके बारे में आपको बताना है, तो उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिया गया है। अब आपको उनमें से, इन नीचे दिए प्रश्नों में से इनके बारे में बताना है कि यह किस व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, अब पढ़ूँ? चलिए, हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा में इनका आगमन एक परिवर्तनकारी बिंदु है। उन्होंने अपने लेखन की शुरुआत उर्दू में की थी। कुछ समय बाद उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। यद्यपि रचनाकाल के आरंभिक दौर में वे आदर्शोन्मुख यथार्थवादी थे, किंतु जल्द ही वे यथार्थ की ओर उन्मुख हो गए। ठीक है, पहले वह आदर्शवादी यथार्थवादी थे, लेकिन बाद में यथार्थ की ओर उन्मुख हुए। यही उनके उपन्यासों की आत्मा रही, ये यथार्थ की ओर जब वह उन्मुख हुए। ठीक है, वर्ष 1936 में उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऊपर से अगर ना समझ में आए तो यहाँ के बारे में आप इतिहास के माध्यम से पढ़ सकते हैं, या फिर ज़रूर पढ़ा होगा आपने कि वर्ष 1936 में उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यहाँ नीचे पूछा जा रहा है कि उपरोक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को संदर्भित किया गया है? ए जैनेन्द्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी जयशंकर प्रसाद अथवा डी मुंशी प्रेमचंद। देखिए, ऐसे जब गद्यांश वाले प्रश्न आते हैं ना, कोई न कोई एक बहुत ही कमज़ोर सा पॉइंट दे दिया जाता है ताकि आपको उस शख्स को या फिर उस चीज़ को पहचानने में या फिर अथवा अपने आंसर को पहचानने में कठिनाई ना हो। ठीक है, तो उस कड़ी को खोजा करिए, आराम से प्रश्न को पढ़ा करिए, शुरू में परेशान मत होइए। चल फिलहाल यहाँ बात करते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुंशी प्रेमचंद। हाल ही में देखें इनकी 140वीं जयंती मनाई गई थी। इसी संदर्भ में यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। कब थी इनकी 140वीं जयंती? वह थी 31 जनवरी 2020 को। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 31 जनवरी नहीं, 31 जुलाई होगा यह। ठीक है, जयंती है ना, हाँ 31 जुलाई 2020 को मुंशी प्रेमचंद जी की 140वीं जयंती मनाई गई थी। तो इनका जन्म भी 31 जुलाई को हुआ था। 140 वर्ष आप इसमें से घटा दीजिए। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? जानते रहिए, कभी कभी आपकी PCS की परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है,
इनका जन्म जो है वाराणसी में, आईएएस में भी कभी कभार पूछ लेता है, मूड के ऊपर है उनके, वाराणसी के लमही नामक गांव में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, चलिए यह देखिए यहाँ पर अब कुछ चीज़ों के बारे में बात की गई, तो आइए इनको डिकोड करते हैं। जैसे कि इन्होंने अपने लेखन कला की शुरुआत उर्दू में की थी। जी हाँ, बिल्कुल उर्दू में की थी। उर्दू में इन्होंने जो है मुंशी प्रेमचंद के नाम से नहीं, इन्होंने उर्दू में लेखन की शुरुआत की थी नवाब राय के नाम से। ठीक है, जब यह उर्दू में लेख लिख रहे थे तो उस समय इन्होंने नवाब राय का एक उपनाम रखा था अपना, और इसी नाम से यह अपने लेखन कला को या फिर अपने उपन्यासों को या कहानियों को लिखा करते थे। ठीक है, इसके अलावा 1936 में इनके द्वारा प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। आरंभ में यह आदर्शवादी यथार्थवादी थे, लेकिन बाद में यह यथार्थ की ओर उन्मुख हो गए। लगभग इनके द्वारा जो है 250 के आसपास लघु कथाएँ, उपन्यास आदि चीज़ों को लिखा गया था। ठीक, चलें अगले प्रश्न पर। 1936 में ही इनकी मृत्यु भी हो गई थी, अक्टूबर में। ठीक है, याद रखिएगा, अक्टूबर 1936 में ही मुंशी प्रेमचंद्र जी की मृत्यु भी हो गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह द्वीप समूह हिंद महासागर में अवस्थित है। दूसरा, यह चीन की केंद्रीय सरकार द्वारा प्रशासित है। तीसरा, इस द्वीप समूह को वर्ष 1978 में यूनेस्को द्वारा पहले विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या डी 1, 2 और 3। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। देखिए सबसे पहले आप मैप उठाइए अपना, और यहाँ पर देखिए करंट का डिस्कशन जब चल रहा है ना, तो आपके पास अपना एटलस ज़रूर रखे रहिए, क्योंकि कहीं से भी कोई भी चीज़ आ सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में बात हो सकती है, तो ध्यान रखिए इस बारे में। देखिए फिलहाल यहाँ हम बात कर लेते हैं। अगर एटलस नहीं है तो वीडियो पॉज करके जा करके अपना एटलस उठा के अपने पास रख लीजिए, और दक्षिण अमेरिका का मैप वहाँ पर देखिए। अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए कि यह दक्षिण अमेरिका का मैप है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इक्वाडोर नाम का एक देश है। इधर आपको प्रशांत महासागर मिल जाएगा और इधर आपको मिल जाएगा अटलांटिक महासागर। ठीक है, देखिए दोनों के बीच में यहाँ पर प्रशांत महासागर के थोड़ा सा और आप पश्चिम में देखेंगे, मतलब प्रशांत महासागर के मध्य में देखेंगे, तो यहाँ पर आपको यह द्वीप मिल जाएगा जिसका नाम है गैलापागोस द्वीप समूह। ठीक, और यह द्वीप समूह इक्वाडोर के अधीन है, या फिर इक्वाडोर का ही यह द्वीप समूह भाग है। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन गलत हो जाता है? शुरू के यह दो के दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। हाँ, तीसरा ऑप्शन गलत है, सही है बिल्कुल, और यहीं से आपको अपने प्रश्न को करना था, क्योंकि कई बार हमने देखा यूनेस्को के संदर्भ में जो यह विश्व धरोहर स्थलों की पहचान करता है, इस संबंध में हमने कई बार बात की है और आपने भी ज़रूर पढ़ा है। तो आपको यह पता होना आवश्यक रूप से ज़रूरी हो जाता है कि पहला विश्व धरोहर स्थल या फिर यूनेस्को के द्वारा जो है पहली बार किस स्थल को विश्व धरोहर स्थल के रूप में पहचान की गई थी। अगर आप सन भी याद रखेंगे कि यूनेस्को ने यह पहल कब शुरू की थी, तब भी आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि शैनन वीनर इंडेक्स संबंधित है ए जैव विविधता से, बी गरीबी की माप से, सी रोजगार परक मापक से, अथवा डी अवसंरचनात्मक विकास की माप से। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जैव विविधता की माप से शैनन वीनर इंडेक्स से संबंधित है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देखिए यह तो आपको पता चल गया कि यह जैव विविधता की माप से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में क्या हो रहा, तो जब यह शैनन वीनर इंडेक्स जब जारी किया गया अभी हाल फिलहाल में, तो इसने भारत को जो है विश्व के 17 सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों के रूप में संदर्भित किया। ठीक है, और इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि भारत के जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वह केरल के बाद कर्नाटक में सर्वाधिक है, यानी कि पहले स्थान पर केरल है, उसके बाद दूसरे नंबर पर कर्नाटक है शैनन वीवर इंडेक्स के अनुसार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के मामले में। वहीं उष्णकटिबंधीय अगर आर्द्र पतझड़ी या फिर पर्णपाती वनों के बारे में बात करें, तो यह रिपोर्ट बताती है कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है एपी लिख दूं चलेगा ना, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र मत ले लीजिएगा, AR लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका और इसके अलावा महाराष्ट्र में या फिर MH है कि नहीं, महाराष्ट्र में
आर्द्र उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन क्षेत्र अधिक हैं। वहीं यह रिपोर्ट बात करती है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी अथवा पर्णपाती वनों के बारे में, जो कि जहाँ पर बताया जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन अधिक हैं और अर्ध सदाबहार वन जो है यह कर्नाटक में अधिक हैं। ठीक है, चलिए। और कांटेदार वनों की अगर बात कर लें तो कहाँ पर हैं? उष्णकटिबंधीय जो कांटेदार वन है वह सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर विशेष बात करें तो इस सैनन वीनर इंडेक्स में बताया गया कि उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय, लिख देता हूँ मैं, इसे आप ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय तटीय और साथ ही साथ दलदल वन सर्वाधिक हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में यह दो प्रकार के वन अधिक हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा जल्दी जल्दी चलने का प्रयास करते हैं, देखिए, क्योंकि समय धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और टाइम आप देख ही रहे हैं, और प्रश्नों की संख्या आप देख रहे हैं, टाइम तो बताया ही मैंने बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि 1813 के चार्टर अधिनियम में पहली बार ब्रिटिश सरकार की तरफ से शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। दूसरा, वर्ष 1854 के वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तीसरा, हंटर कमीशन ने उच्च शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया था। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 अथवा डी 1, 2 और 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल पहला और दूसरा कथन सही है। देखिए, चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक वुड डिस्पैच जारी किया गया था। ठीक है, जिसको जो है भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया, या फिर भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, हिस्ट्री में इसके बारे में आराम से बात होगी। वहीं 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से पहली बार भारत में ब्रिटिश सरकार की तरफ से शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, अंततोगत्वा बात करते हैं हम सबसे अंत में इस तीसरे ऑप्शन की, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हमने बताया कि यह ऑप्शन यहाँ पर गलत है। देखिए, हंटर कमीशन का गठन जो है W हंटर की अध्यक्षता में हुआ था और इसी वजह से इसको हंटर कमीशन कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम हंटर कमीशन पड़ा था। इस कमीशन का गठन किया गया था वुड डिस्पैच के लागू होने के, बताइए कितने वर्ष बाद? वुड डिस्पैच के लागू होने के कुछ वर्ष बाद। आप निकालिए कितने वर्ष बाद। ठीक है, मैं बता देता हूँ, 1882 में हंटर कमीशन का गठन किया गया था, ताकि जो है यह वुड डिस्पैच लागू होने के बाद जो है इनके बीच 1882 से 1854 के मध्य हुए शिक्षा के विकास पर अपनी एक रिपोर्ट दे सके। ठीक है, और बाद में जब यह रिपोर्ट जारी करता है हंटर कमीशन, तो इसके द्वारा जो है उच्च शिक्षा के बजाय जो यहाँ पर उच्च शिक्षा दिया हुआ है ना, यह प्राथमिक शिक्षा पर जोर देने की बात करता है हंटर कमीशन। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर जोर दिया गया था हंटर कमीशन के द्वारा। इसका गठन 1882 में हुआ था W हंटर की अध्यक्षता में। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलें। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अगाती द्वीप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में से एक द्वीप है। दूसरा, यहाँ की जलवायु वर्ष भर गर्म रहती है। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी न तो 1 न ही 2। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 2 के दोनों ही कथन गलत हैं। ठीक है, देखिए, अगाती द्वीप की अगर बात करें तो आप जब अरब सागर में देखेंगे, ठीक है, अरब सागर कहाँ है बताइए? यह इंडिया है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है। ठीक है, ए लिख दूँ इधर अरब, बी लिख दूँ इधर बंगाल की खाड़ी, एच लिख दूँ इधर हिंद महासागर है। यहीं अरब सागर में जो है आपको लक्षद्वीप समूह में एक द्वीप मिल जाएगा जिसका नाम है अगाती द्वीप। कहाँ पर मिलेगा? तो जब आप कवरती द्वीप देखेंगे तो कवरती द्वीप के ऐसे ऐसे कई द्वीप है ना, तो यहाँ पर कवरती द्वीप है, इसके पश्चिम में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अगाती द्वीप समूह, अगाती द्वीप मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है मत्स्य पालन सबसे ज़्यादा होता है, या फिर यूँ कहें कि मत्स्य पालन अगाती द्वीप का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। इसके अलावा इस द्वीप पर जो है जूट और खोपरा
खोपरा किसे बोलते हैं, वो जो नारियल का छिलका होता है ना उसका, वह उद्योग यहाँ पर होता है काफ़ी मात्रा में। ठीक है, मिनिकॉय द्वीप के अलावा यह एकमात्र ऐसा द्वीप है जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में मछलियाँ मिलती हैं। अगर बात करें यहाँ की जलवायु की तो वर्ष भर गर्म नहीं रहती है। ठीक है, यहाँ की जलवायु केरल की जलवायु के समान रहती है। अब केरल की जलवायु क्या वर्ष भर गर्म रहती है? नहीं ना, मार्च से मई के महीने तक मध्य ही बस गर्म रहती है केरल की जलवायु। तो उसी प्रकार से यहाँ की जलवायु, यहाँ वर्षा काफ़ी मात्रा में होती है, यह भी जानते रहिए। 1600 mm तक की यहाँ पर वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बात हो जा रही है कि नहीं, चलिए थोड़ा और कम डिटेल करते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो ठीक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2018 के सुझावों के आधार पर लागू किया गया था। दूसरा, इसके दूसरे घटक के रूप में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत सितंबर 2018 में रांची झारखंड में की गई थी। और तीसरा, आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पताल से छुट्टी दिए जाने के बाद 1 सप्ताह तक इलाज से संबंधित खर्च वहन किया जाता है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा कथन गलत है। ठीक है, बाकी यह तो बिल्कुल सही है। आयुष्मान भारत योजना देखिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दूसरे घटक के रूप में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत सितंबर 2018 में रांची झारखंड से की गई थी। चलिए पहले बात कर लेते हैं इस योजना को किस स्वास्थ्य नीति के सुझावों के आधार पर लागू किया गया था। तो यह योजना यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे कि PM जय भी बोलते हैं, इसको जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के सुझावों के आधार पर लागू किया गया था। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए इसके दूसरे घटक के बारे में यहाँ पर स्पष्टतया और थोड़ा सा डिटेल में पूछने का प्रयास किया गया है यहाँ पर। तो देखिए, अस्पताल में भर्ती होने के 3 दिन पहले, ठीक है, अस्पताल में जब एडमिट हो रहा है कोई इस योजना का लाभार्थी, तो उसके 3 दिन पहले से लेकर के अस्पताल में छुट्टी दिए जाने के बाद के 15 दिनों तक उसके इलाज का खर्च इस योजना के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, हाँ, अस्पताल में जब वो भर्ती है तब भी ऐसा नहीं कि 3 दिन पहले और 15 दिन बाद का खर्च दे दिए और अस्पताल का खर्च रहने दिए। ठीक है, अस्पताल में भर्ती होने के 3 दिन पहले से लेकर के अस्पताल में भर्ती होने के समय और छुट्टी होने के बाद 15 दिन बाद तक का संपूर्ण खर्च आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत दिया जाता है, जिसको सितंबर 2018 में रांची झारखंड में लॉन्च किया गया था। PM जय योजना के दूसरे घटक के रूप में पहला घटक कौन सा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो नेक्स्ट, ढोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह मध्य, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाने वाला एक शीर्ष मांसाहारी जीव है। दूसरा, इसे IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड या लुप्तप्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। तीसरा, इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत अनुसूची 2 में सूचीबद्ध किया गया है। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। चलिए, इस संदर्भ में सारे के सारे कथन सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, ढोल के बारे में अगर आपको जानना है तो इसे एशियाई जंगली कुत्ता भी बोलते हैं। ठीक है, एशियाटिक वाइल्ड डॉग। ठीक है, एशियाई लोमड़ी या सियार आपने देखा होगा, सियार देखा होगा मेरे ख्याल से, उसी के बारे में या फिर उसी से मिलते जुलता जीव है यह, जिसे एशियाई जंगली कुत्ता या फिर ढोल कहा जाता है। सामान्यतः अन्य क्षेत्रों में इसे सियार भी कह दिया जाता है, लेकिन यह सियार नहीं है। सियार को देख करके आप बस इसे समझ लीजिए कि ढोल के बारे में हो सकते हैं। यहाँ पर बात जिस ढोल की बात हो रही वह सियार ही है, बस समझने के लिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए, यह मत मान लीजिएगा कि ढोल और सियार एक ही है। ठीक है, दूसरी चीज़, IUCN की रेड लिस्ट में इसे बिल्कुल सही बात है, लुप्तप्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको अनुसूची 2 में सूचीबद्ध किया गया है। और तीसरी चीज़ एक और आता है ना, साइट्स कन्वेंशन जो आती है कि नहीं, तो साइट्स के परिशिष्ट
3 में इसको 2 में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में समाचारों में रहा बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र अवस्थित है। ए कजाकिस्तान, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी तुर्की अथवा डी सऊदी अरब। चल, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी यूएई या फिर सऊदी अरब में हाल ही में बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई। यह जो है अबू धाबी से कुछ दूरी पर स्थित अल दफरा क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अल दफरा क्षेत्र में स्थित है यह बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, हाल ही में जो है यह चर्चा में इस वजह से आया कि हाल ही में इसके यहाँ पर जो है 4 रिएक्टर लगाए जा रहे हैं। ठीक है, हाल ही में इसके 4 रिएक्टरों में से एक रिएक्टर को चालू कर दिया गया, इसी वजह से यह चर्चा में आया। इसके माध्यम से यूएई की 25% ऊर्जा आपूर्ति को पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पर। और एक चीज़ और जानते रहिए कि यह अरब का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है पूरे अरब क्षेत्र का। ठीक है, अरब क्षेत्र का पूरे के पूरे अरब क्षेत्र का पहला परमाणु संयंत्र है जो कि यूएई अबू धाबी के अल दफरा क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। 4 रिएक्टर लगाए जाएंगे। कुल क्षमता की अगर बात करें तो इसकी कुल क्षमता होगी 5600 मेगावाट की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि यह एक नवीन तकनीकी समाधान है जिसका उद्देश्य देश भर में टीकाकरण आपूर्ति श्रृंखला, इसको मैं बता देता हूँ, वैक्सीन सप्लाई चेन सिस्टम। ठीक है, टीकाकरण आपूर्ति श्रृंखला प्रणालियों को मजबूत करना है। इसका कार्यान्वयन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत किया जा रहा है। इसका लक्ष्य देश के सभी कोल्ड चेन पॉइंट्स पर वैक्सीन के भंडार, बाजार में उपलब्धता, भंडार तापमान या भंडारण टेम्परेचर का रियल टाइम जानकारी देना है। कोविड-19 महामारी के दौरान अपेक्षित अनुकूलन के साथ आवश्यक प्रतिरक्षण सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने और बच्चों एवं गर्भवती माताओं के टीकाकरण के लिए इस प्रणाली का उपयोग किया गया। आपको बताना है कि जो उपर्युक्त गद्यांश है वह निम्नलिखित में से किस नेटवर्क या मिशन को संदर्भित करता है या फिर किया गया है इसके माध्यम से, गद्यांश के माध्यम से। ए मिशन इंद्रधनुष, बी इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, सी सघन मिशन इंद्रधनुष या फिर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, अथवा डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। विचार कीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। चलिए देखिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क की शुरुआत की गई या फिर इसी के बारे में यहाँ का यहाँ पूरा बात किया जा रहा है। इस पूरे गद्यांश को सिंपल है और बहुत आसान है, आप यहाँ से समझिए एक फिगर के माध्यम से। देखिए यहाँ पर बात की जा रही वैक्सीन के भंडार की, यानी कि जैसे कि मान लीजिए यह पूरा का पूरा एक भंडार नेटवर्क बनाया हुआ है। ऐसे दूसरी जगह कर देता हूँ मैं। यहाँ मान लीजिए यहाँ पर वैक्सीन को रखा गया है, काफ़ी ज़्यादा वैक्सीन को यहाँ पर रखा गया या फिर स्टोर करके यहाँ पर वैक्सीन को रख दिया गया है। ठीक है, यह स्टोर है वैक्सीन का, यहाँ पर वैक्सीनों को रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से यह वैक्सीन निकल के आती है इस जगह पर जिसको हम कहेंगे मार्केट। ठीक है, और इसके अलावा इस स्टोर का एक निश्चित तापमान या फिर टेम्परेचर भी तो होगा, किस टेम्परेचर पे वैक्सीन को रखा जा रहा है, और इस पूरी प्रक्रिया को मापा जा रहा है जिस विधि के द्वारा, उसको कहा जा रहा है ई-विन अथवा इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। ठीक है, इसका कार्यान्वयन कौन कर रहा है? तो एनएचएम के माध्यम से इसका कार्यान्वयन कर रहा है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, बस आसान है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कोविड-19 में इसके माध्यम से काफ़ी काम किया गया है। ठीक है, किस प्रकार का काम किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक मतलब वैक्सीन कहाँ पर कितनी उपलब्ध है, कहाँ पर कितनी नहीं उपलब्ध है, इसके बारे में जानकारी देना, मार्केट में कितनी वैक्सीन उपलब्ध है, कितनी वैक्सीन नहीं उपलब्ध है, इसके बारे में जानकारी देना, स्टोर जहाँ पर वैक्सीन को रखा गया वहाँ का टेम्परेचर कितना है, कितना नहीं है, इन सब के बारे में रियल टाइम जानकारी इस माध्यम से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की गई। ठीक है, देखिए इस संख्या यह भारत के सभी राज्यों में कार्य कर रहा है? तो नहीं, यह भारत के मात्र 22 राज्यों या अथवा और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में कार्य कर रहा है वर्तमान में। ठीक है, यह एक प्रकार से वैक्सीन के लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के लिए बनाई गई तकनीक अथवा नेटवर्क है। ठीक है,
नेक्स्ट बताते क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और फिर बताते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे टाइम कैप्सूल पद की सही व्याख्या है। ए, परिवहन की एक प्रणाली है जिसमें मैग्नेट के 2 सेटों का उपयोग कर मानव को उच्च गति प्रदान की जाती है। बी, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS के लिए लॉन्च की जाने वाली नॉन क्रू मानव रहित जिसे बोलते हैं, ठीक है, परीक्षण उड़ान है। सी, एक ऐसी ऐतिहासिक प्रणाली जिसका उपयोग भविष्य के लोगों के साथ संचार की विधि के रूप में किया जाता है। अथवा डी, वर्ष 2025 तक मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने की नासा की योजना। चलिए, फिलहाल इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक ऐसी ऐतिहासिक प्रणाली जिसका उपयोग भविष्य के लोगों के साथ संचार विधि के रूप में किया जाता है। कायदे से होता क्या है कि ज़मीन के अंदर एक गड्ढा खोदा जाता है, ठीक है, उसके अंदर किसी मजबूत अथवा ठोस धातु में एक सूचनाओं का संकलन करके अथवा सूचना पट को रख दिया जाता है और इसी पूरे धातु के जाल को अथवा धातु को बोला जाता है टाइम कैप्सूल, ठीक है। होता क्या है, भविष्य में जब कभी विवाद या वाद विवाद या कुछ प्रक्रिया अथवा खुदाई के माध्यम से जब इसको प्राप्त किया जाएगा तो उनको वर्तमान के बारे में, यानी कि जब यह टाइम कैप्सूल प्लांट किया गया था अथवा रखा गया था उसके बारे में जानकारी मिलेगी अथवा वे इस चीज़ से इस बात से अवगत हो पाएंगे कि उस समय तत्कालीन व्यवस्था अथवा तत्कालीन लोग करना क्या चाहते थे या फिर क्या बात कहना चाह रहे थे, ठीक है। यही संचार की विधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह कथनों के रूप में दिया हुआ है तो बात कर लेते हैं। पहला कथन है, निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को संविधान के तहत प्राप्त गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार प्राप्त होता है। दूसरा, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के मामले संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी की जाती है, के मामले में होना चाहिए था यहाँ पर। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के मामले में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी की जाती है। कथन 3 है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। आपको बताना है कि इन तीनों कथनों में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन है ए, केवल 1 और 3, बी, केवल 2, सी, केवल 1 और 2, डी, 1, 2 और 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल कथन 2 सही है। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के मामले में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी किया जाता है, ठीक है। और बताइए, चलिए आगे पूछता हूँ आप लोगों से, एक प्रश्न जरूर रहेगा यहाँ से। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले निवारक निरोध की। होता क्या है निवारक निरोध? मान लीजिए कि यह कोई व्यक्ति है ए, आगे बात करेंगे ना कि उसको संरक्षण प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा, पहले देखे तो निवारक निरोध होता क्या है, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए और यह संभावना बनी है, राज्य को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऐसी कोई संभावना है या फिर यह ए जो व्यक्ति है यह कोई न कोई अपराध कर सकता है, ठीक है, यह ऐसा अपराध कर सकता है। तो राज्य को ऐसा प्रतीत होता है कि ए जो है ऐसा अपराध कर सकता है। यह आवश्यक नहीं कि ए वह अपराध करे ही करे, राज्य को ऐसा प्रतीत होता है या फिर ए के द्वारा ऐसे कुछ कृत्य किए जाते हैं या फिर उसकी कुछ गतिविधियाँ ऐसी रहती कि राज्य को लगता है कि हाँ भाई ए कुछ न कुछ जो है कांड कर सकते हैं। राज्य क्या करता है, ए को उस अपराध को करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी गिरफ्तारी को बोला जाता है निवारक, यहाँ पर दिया हुआ है निवारक निरोध। यानी कि निवारक निरोध जो है वह राज्य को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी व्यक्ति को कोई संभावित अपराध करने से रोकने के लिए गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। और इस निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति पर अनुच्छेद 22, कौन सा बताइए, अनुच्छेद 22 1 और 22 तो लागू नहीं होते, जिसमें कि गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि प्राप्त होते हैं, नहीं भैया प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण की, ठीक है। याचिका लागू होगी नहीं लागू होगी इसके बारे में, रीट के बारे में बात पहले बाद में करेंगे, पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण को तो जानिए, है कि नहीं। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है। मान लीजिए ए को छोड़ दीजिए, किसी अन्य व्यक्ति को लेते हैं, बी को ले लेते हैं, ठीक है। बी भाई को गिरफ्तार कर लिया गया या किसी व्यक्ति ने, जैसे कि आप गए बी को पकड़ा और अपने गिरफ्त में ले लिया, ठीक है, किसी को पता नहीं। अब क्या, अब बी के द्वारा जो है बी के माध्यम से एक रीट जारी की जाएगी कि उसको अनायास ही
ठीक है, अनायास ही उसकी जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हरण कर लिया गया है आपके द्वारा। ठीक है, आप मत करिएगा ऐसा, ठीक है, एग्जाम्पल में बस समझ लीजिए, आपके द्वारा जो है बी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हरण कर लिया गया है या फिर बी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, आपने इसको अपनी गिरफ्त में लेके रखा हुआ है। बी न्यायालय के पास गया, न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश दे दिया गया। इसमें होता क्या है कि बी को आपको न्यायालय यह आदेश देगा कि अब बी तो जा नहीं पाएगा ना, बी के बिहाफ पर कोई जाता है, ऐसा नहीं कि बी चला जाएगा, बी को तो आपने गिरफ्तार ही कर रखा है। ठीक है, न्यायालय आपको यह आदेश देगा कि आप बी को न्यायालय में प्रत्यक्षतः पेश करिए। मतलब ऐसा नहीं कि बी के बिहाफ पर कोई और आ जाए या फिर आप आए अपनी बात कह के जाएं, आप बी को ही लेकर के आइए न्यायालय में। यही होता है बंदी, बी का बंदी है, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष में ले आइए उसको। ठीक है, बी को सामने ले आइए, न्यायालय बी को देखेगा और उसके बाद उन सभी क्रिया और प्रक्रियाओं पर विचार किया जाएगा जिनके माध्यम से आपने उसे गिरफ्त में रखा है अपनी, और फिर न्यायालय अपना आदेश देगा कि बी को स्वतंत्र किया जाए अथवा रखा जाए, मतलब बी को निरुद्ध रखा जाए अथवा स्वतंत्र कर दिया जाए। यह बंदी प्रत्यक्षीकरण वाली जो रीट है ना, यह सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। याद रखिएगा, सार्वजनिक के साथ साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी यह रीट जारी की जा सकती है न्यायालयों के माध्यम से। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे और अंतिम। अच्छा, निश्चित और परिभाषा के रूप में समझना हो तो देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण ऐसी रीट या फिर वह रीट है जिसकी कल्पना एक ऐसे व्यक्ति को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में की गई है जिसने बिना किसी कानूनी औचित्य के अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता खो दी है। यहाँ पर हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता खोने वाला व्यक्ति कौन था? बी था। ठीक है, समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे कथन की। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को जारी करने की शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय की नहीं, यह रीट जो है वह हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। अब आपको बताना है कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को जारी कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाल ही में समाचारों में रहा क्लैडोनोटस भास्करी है ए अमरूद की एक प्रजाति, बी ट्विग हापर की एक नई प्रजाति, सी सार्क की एक नई प्रजाति अथवा डी धान की एक नई प्रजाति। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, क्लैडोनोटस भास्करी जो है हाल ही में खोजी गई ट्विग हापर की एक प्रजाति है। यह एक टिड्डे के समान होता है, एक उछलकर उड़ने वाला जीव होता है। ठीक है, यह जानिए ट्विग हापर के बारे में पहले तो हो गया। ठीक है, अब लगभग 116 वर्ष के बाद श्रीलंका के सिंह राजा वर्षावन में, कहाँ पर? श्रीलंका के सिंह राजा वर्षावन में ट्विग हापर की यह नई प्रजाति खोजी गई है। ठीक है, यही इसमें विशेष था। ठीक है, जिसका नाम रखा गया क्लैडोनोटस भास्करी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलिए चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच नेविगेशन टाइम एवं दूरी को अत्यधिक कम किया जा सकता है? पहला, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का जलडमरू मध्य को अधिक गहरा बना करके। दूसरा, सियाम खाड़ी और अंडमान खाड़ी के बीच भूसंधि अथवा जलडमरू मध्य के पार नई नहर बना करके। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों अथवा डी न तो एक न ही दो। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल दो। सियाम खाड़ी आप लोग चिंता में पड़ गए होंगे कहाँ है, तो यह जो है थाईलैंड की खाड़ी को यानी कि गल्फ ऑफ थाईलैंड को ही बोला जाता है सियाम खाड़ी। अंडमान सागर आप लोग देख ही रहे होंगे। देखिए ऐसे देखिए, यह मान लीजिए यह भारत है, इधर अंडमान और निकोबार है, यहाँ पर जो सागर है इसको बोलते हैं अंडमान सागर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दक्षिण एशियाई देश शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे दक्षिण एशियाई देशों के बाद जब यहाँ थाईलैंड के आगे बढ़कर देखेंगे तो यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ थाईलैंड अथवा थाईलैंड की खाड़ी लिखा हुआ मिल जाएगा, अगर आपके पास हिंदी या
इंग्लिश का कोई एटलस है उसके हिसाब से, ठीक है। तो इसी थाईलैंड की खाड़ी को ही सियाम खाड़ी भी बोला जाता है। अब अंडमान सी यहाँ पूछा क्या गया है, भारत और पूर्वी एशिया के बीच नेविगेशन टाइम को अगर कम करना हो तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर जो है एक नहर बना दी जाए इसको काट करके, तो भारत और पूर्वी एशिया के बीच जो दूरी है नेविगेशन की वह कम हो जाएगी, क्योंकि अभी हमको यहाँ से जाना पड़ता है, ठीक है, कहाँ से, सुमात्रा के पास से जो जलडमरू मध्य है वहाँ से। अब वो कौन सा जलडमरू मध्य है यह आप बताइए, उसका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। ए स्तरीय मेघों के जलवाष्प में, बी पच्छाव कपासी मेघों के हिम स्फटिकों में, सी पच्छाव मेघों के हिम स्फटिकों में, अथवा डी स्तरीय मेघों के धूल कणों में। आसान है, परेशान मत होइए, ज्योग्राफी की पूरी सीरीज चलाई जाएगी नवंबर से, अभी थोड़ा सा शुरुआत करने दीजिए, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, निश्चिंत रहिए आप लोग, परेशान मत होइए। आरओ के लिए भी पूरा का पूरा कवर करवाया जाएगा आपका, मेंस का जो आरओ होना है उसके संदर्भ में। चलिए फिलहाल यहाँ इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पच्छाव मेघों के हिम स्फटिकों में के कारण जो है जो सूर्य या फिर चंद्रमा का जो आभा मंडल प्रभामंडल समझते हैं ना, जैसे यह मान लीजिए सूर्य है, चंद्रमा ले लेते हैं, यह मान लीजिए यह चंद्रमा है, ठीक है। आप देखते होंगे कभी कभी इसके चारों तरफ यहाँ एक चमकदार वलय आकृति या फिर चमकदार गोल की तरह एक चमकदार उसके पीछे पीछे ऐसा लगता है चंद्रमा के पीछे कुछ गोला सा खूब बड़ा सा बना हुआ है, उसी को बोलते हैं आभा मंडल, ठीक है। यह किस कारण से होता है, तो जो पच्छाव मेघ में जो हिम यानी कि जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण उत्पन्न करते हैं एक आभा मंडल को, ठीक है, जिसे हालो भी बोला जाता है। हालो है कि नहीं। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संविधान में न्यायिक अवमानना पर दंडित करने की शक्ति के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया है। दूसरा, न्यायिक अवमानना पर दंडित करने की शक्ति न केवल सर्वोच्च न्यायालय को अपितु उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों और पंचायतों को भी प्राप्त है। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी न तो एक न ही दो। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल कथन दो सही। देखिए संविधान में स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद, बताइए किस अनुच्छेद में दिया है अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार, 129 में, और उच्च न्यायालयों के लिए बात की गई है अनुच्छेद 215 में, ठीक है। अनुच्छेद 215 और अनुच्छेद 129 के माध्यम से हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना के लिए दंडित कर सकते हैं किसी को भी, ठीक है। वहीं दूसरा कथन सही है, ठीक है। अब हमने तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की बात की ना, इनको कहाँ से मिल गया, तो इनको यह अधिकार मिला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के माध्यम से, ठीक है। जो अधीनस्थ न्यायालय अथवा जो पंचायत होती हैं या फिर जो भी न्यायिक संस्थाएं होती वह जो है दंड दे सकती हैं अपनी अवमानना के संदर्भ में। न्यायिक संस्थाएं मतलब ये नहीं कि अब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ भी दंड देने लगेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। किस एक्ट के माध्यम से दिया गया यह अधिकार, यह दिया गया, बताइए, न्यायालय की अवमानना अधिनियम अथवा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के माध्यम से, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, और आज यहीं पर जो है अंत कर देते हैं। थोड़ा सा देखिए टाइम दीजिए और रेगुलरिटी को बनने दीजिए, तब जो है धीरे धीरे चीज़ें जो है सही से और अच्छे तरीके से कंटिन्यू हो पाएंगी। लगातार अभी बोलने में भी उतना सही नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही रही है। नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। सहकार कूप ट्यूब एनसीडीसी, देखिए 60 प्रश्न है, 20-20 करके डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सहकार कूप ट्यूब, अब ये मत सोच लीजिएगा कि कोरोना हो गया, नहीं, कोरोना कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ बताइए, सहकार कूप ट्यूब एनसीडीसी चैनल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला,
इसकी शुरुआत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई है। दूसरा, इसका उद्देश्य किसानों और युवाओं को सहकारी समितियों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी न तो एक न ही दो। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दो के दोनों ही कथन सही है, जिसमें दूसरा वाला कथन तो जनरलाइज है। ठीक है, बात करते हैं इसकी। यह आपको याद करना है कि जो सहकार कूपट्यूब चैनल है वह जो सहकार कूपट्यूब NCDC चैनल है वह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि NCDC के माध्यम से जो है इस पहल की शुरुआत की है, जिसका नाम रखा गया है सहकार कूपट्यूब NCDC चैनल। ठीक है, NCDC का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अथवा नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट तो वह जनरलाइज स्टेटमेंट है, आप आसानी से इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पर रोक देते हैं। लेक्चर के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।